द वॉचर्स, ये फिल्म 2024 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है जिसे इशाना नाइट शामलन ने डायरेक्ट किया है। कहानी आयरलैंड के एक डरावने और रहस्यमय जंगल में सेट की गई है। इसमें मीना नाम की एक 28 इयर्स की लड़की होती है जो कि इस जंगल में फंस जाती है और उसके साथ 3 अजनबी क्यारा, मैडलिन और डैनियल होते हैं। उन्हें पता चलता है कि कुछ खतरनाक और अजीब प्राणी, जिन्हें वॉचर्स कहा जाता है, हर रात उन्हें देख रहे हैं और उनका पीछा कर रहे हैं। ये प्राणी पुराने समय की परियां होती हैं जो इंसानों का वेश आसानी से बदल सकती हैं। जंगल में जिंदा रहने के लिए कड़े नियम हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक आदमी जंगल में भागता जा रहा था। वो आदमी बहुत डरा हुआ था और जंगल में वो भागता ही जा रहा था, पर उसको बाहर का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वो सूरज को देखते हुए आगे बढ़ रहा था, लेकिन अब सूरज ढल चुका था, पर उसने भागना नहीं छोड़ा और भागते भागते वो एक जगह रुक जाता है जहाँ एक साइन बोर्ड पे लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से कोई वापसी नहीं है। इस बोर्ड को पढ़ के वो बहुत परेशान हो जाता है और परेशानी उसके चेहरे से साफ नजर आ रही थी। वो देखता है कि सारे परिंदे अपने आशियाने की तरफ उड़ गए। वो खुद को बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पर उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है और उसको बहुत ज्यादा चोट लग जाती है, जिससे वो चल भी नहीं पा रहा था। पर फिर वो देखता है कि एक क्रीचर उसकी तरफ आ रहा है और वो क्रीचर उसे अपने साथ गड्ढे में खींच कर ले जाता है। फिर हमें पूरे जंगल में बस उसकी चीखें सुनाई देती हैं। मूवी में आगे देखते हैं कि शहर में मीना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। मीना के कोई दोस्त या फैमिली नहीं थी सिवाय एक बहन की। वो एक पेट स्टोर पे काम करती थी। तभी उसका बॉस आता है और बोलता है ये गोल्डन पैरट को जू में डिलीवर करना है। मीना शॉप से अपने घर आती है क्योंकि डिलीवरी नेक्स्ट डे थी। फिर सुबह होने पर वो इस पैरट को लेकर घर से निकल जाती है। जैसे ही वो टाउन से बाहर निकलती है, उसे एक बोर्ड में ढेर सारे लोगों के मिसिंग के पोस्टर्स दिखते हैं, यानी कि बहुत सारे लोग गायब हो चुके थे। लेकिन मीना उन पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वो आगे बढ़ जाती है। तभी वो जंगल वाले रास्ते पे जाने लगती है। ये वही जंगल था जहां हमने फिल्म के शुरू में एक आदमी को भागते हुए देखा था। लेकिन थोड़े समय के बाद अचानक से एक बोर्ड उसके सामने आ जाता है। उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। बोर्ड पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसे देख करके मीना को कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए वो गाड़ी से नीचे उतरकर अपने पैरट का पिंजरा लेती है और आसपास की जगह को सर्च करने लगती है ताकि उसको कोई हेल्प मिल जाए। लेकिन आसपास किसी का कोई नामो निशान तक नहीं होता है। अंधेरा बढ़ता जा रहा था और सब परिंदे अपने घर की ओर उड़ जाते हैं। मीना को अब बहुत डर लग रहा था। उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी जमीन जोर जोर से हिलने लगती है। उसे अपने करीब किसी के होने का एहसास होता है। दूर एक बूढ़ी औरत आ रही थी। मीना भागते हुए उसका पीछा करती है और उससे मदद मांगती है, लेकिन वह रुकती नहीं है और भागती रहती है। मीना जब उसका पीछा करते करते थक जाती है तो रुक जाती है। उसके रुकने पर बूढ़ी औरत जोर से आवाज देकर कहती है कि अगर जिंदा रहना चाहती हो तो मेरी तरफ आ जाओ। और ये सुनते ही मीना दोबारा बूढ़ी औरत की तरफ चली जाती है। उसे एक चेम्बर में लेकर आ जाती है और जल्दी से चेम्बर का दरवाजा लॉक कर देती है। मीना को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। ये जगह काफी अजीब थी जिसपे एक बहुत बड़ा सा आईना लगा हुआ था। उस बूढ़ी औरत के साथ वहां 2 और लोग भी थे। मीना घबराकर उन लोगों से पूछती है कि ये कौन सी जगह है, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं देते और उसे मिरर के सामने खड़े होने को कहते हैं क्योंकि कोई उन्हें देखने आने वाला था। मीना को अभी कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन बाहर से आ रही आवाजों से उसने इतना तो समझ लिया था कि हाँ, सच में बाहर कोई है और कोई बहुत ध्यान से उनको देख रहा है। तब मेडलिन उनको बताती है वॉचर्स आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि काफी दिनों के बाद उन्होंने एक नया मेंबर देखा है। फिर मीना को पता चलता है कि लेडी जिसका नाम मेडलिन है, उसके अलावा वहाँ 2 और लोग हैं, क्यारा और डैनियल, और वो लोग भी काफी समय से इस जंगल के अंदर फंसे हुए थे और इस चेम्बर में रह रहे थे। और इस तरह रात गुजर जाती है। सुबह होने पे ये लोग इस जगह से बाहर निकलते हैं। तब मेडलिन बताती है वॉचर्स सिर्फ रात में ही बाहर निकलते हैं, दिन के वक्त हम लोग जंगल में आजादी से घूम सकते हैं। मीना को इस जंगल में नहीं रहना था, वो यहाँ से निकलना चाहती थी,
मीना परेशान थी कि वो किस तरह इस जंगल से बाहर निकले। मैडेलिन कहती है ये तुम्हारा सही डिसीजन नहीं है, इस जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। रात होने से पहले हमें इस चेम्बर में वापस आना पड़ता है। अगर तुम लेट हो गई तो तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। मीना किसी की बात नहीं सुनती और अपने पैरेट को लेकर के वो आगे बढ़ती रहती है। आगे बढ़ने पर उसको वही साइन बोर्ड दिखाई देता है, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले साइन बोर्ड, जिसे देखकर वो घबरा गई। पर फिर वो सूरज के डायरेक्शन में आगे बढ़ती रहती है। पर अफसोस वो जंगल से निकलने में कामयाब नहीं हो पाती। एकदम से उसे जमीन के नीचे हलचल महसूस होती है और डर जाती है और डर के भी बैठ जाती है। यहाँ मैडेलिन आ जाती है और उसे हौसला देती है। मीना को वो समझाने की कोशिश करती है कि सिर्फ मीना अकेले नहीं है जो यहाँ से जाना चाहती है, हम सब भी यहाँ से निकलना चाहते हैं। पर जिसने भी भागने की कोशिश की वो सब मारे गए, लेकिन किसी को भी यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिला। अब वो जंगल सच में बहुत ज्यादा खौफनाक लग रहा था। मैडेलिन मीना को अपने साथ किसी बोर्ड के पास लेकर आती है जहाँ पर लिखा था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। वो बताती है कि ये बोर्ड चारों तरफ सर्कल में लगे हैं, जिन्हें एक प्रोफेसर ने लगाया है जो बहुत पहले यहाँ पर आए थे। जो कोई भी इसके अंदर होता है वो सेफ होता है, क्योंकि ये जंगल लोगों को अजीब अजीब हेलुसिनेशन दिखाता है, जिससे कि इंसान सच्चाई और कल्पना में कोई फर्क नहीं कर पाता। रात में हम देखते हैं कि सब लोग वापस उस चेम्बर में पहुंच जाते हैं और क्यारा वहां पर डांस कर रही होती है ताकि वो वॉचर्स को अच्छा लगे, और कहती है ये सब उन्हें पसंद है। रात को उन लोगों को मिरर के सामने खड़ा ही रहना पड़ता है। ये लोग जो चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन उनकी तरफ अपनी पीठ नहीं कर सकते हैं। उन लोगों की जिंदगी बहुत मुश्किल वाली हो रही थी। रात में वो वॉचर्स के सामने खड़ा रहना पड़ता है और दिन में खाने की तलाश में जंगल में रहना। अगले दिन क्यारा और मीना दोनों खाने की तलाश में निकलते हैं। तब मीना क्यारा से बोलती है आखिर ये वॉचर्स चाहते क्या है। तब क्यारा बताती है मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है, मैडेलिन को बहुत कुछ पता है क्योंकि वो हम सबसे पहले यहाँ रह रही है। क्यारा उसे एक गड्ढा दिखाती है और कहती है कि ऐसे बहुत से गड्ढे हैं जंगल में मौजूद। दिन के वक्त सारे के सारे वॉचर्स इन गड्ढों में रहते हैं और जैसे ही रात होती है वो इन गड्ढों से बाहर निकल आते हैं। क्यारा मीना को बताती है कि उसे इस जंगल में फंसे हुए 6 महीने हो गए हैं। वो 6 महीने पहले अपने पति जॉन के साथ इसी जंगल में आई थी। यानी कि मूवी की शुरुआत वाला व्यक्ति कोई और नहीं क्यारा का हस्बैंड होता है, और मेरे ख्याल से वो अब जिंदा भी नहीं था। उसका ये कहना था कि तब से वो यहीं फंसी हुई है। उसका पति बाहर जाने का रास्ता ढूंढने के लिए जंगल में चला गया और अभी तक वो वापस नहीं लौट कर आया है। फिर भी क्यारा को भरोसा है कि वो जल्दी ही रास्ता ढूंढ लेगा और हम लोग इस जंगल से बाहर निकल जाएंगे। अपने चेम्बर के करीब वापस आने पर मैडेलाइन मीना को 3 रूल समझा देती है कि यहाँ पर अगर जिंदा रहना है तो सबसे पहले वो रात के वक्त चेम्बर का दरवाजा नहीं खोलेगी। दूसरा रूल होता है कि रात में वो आईने की तरफ अपनी पीठ नहीं करेगी। और तीसरा रूल होता है दिन के वक्त वो उन गड्ढों के पास नहीं जाएगी और जितना हो सकेगा वो रोशनी में रहेगी। फिर रात में हम देखते हैं मीना मिरर में कान लगाकर आवाज सुनने की कोशिश करती है। जब उसे कुछ सुनाई नहीं देता तो वो मिरर की तरफ पीठ करके लेट जाती है और उसके ऐसा करने पर वॉच उसको बहुत गुस्सा आता है और वो जोर जोर से मिरर पर मारने लगते हैं, जिससे मिरर में स्क्रैच आ जाता है। शोर सुनकर मैडेलाइन जाग जाती है और मीना और मैडेलाइन मिरर की तरफ मुंह करके खड़े हो जाते हैं, जिससे उनका गुस्सा शांत हो जाता है। और अगले दिन मीना डैनियल के साथ शिकार पर निकलती है। मीना अपनी पूरी जिंदगी इस जंगल में नहीं गुजार सकती थी, इसलिए वो यहाँ से निकलने की तैयारी कर रही थी। वो डैनियल से पूछती है क्या आज तक तुमने इन वॉचर्स को देखा है, जिस पर डैनियल को समझाती है कि मुझे लगता है मैडेलाइन की ये बनाई हुई कहानी है जो हमें फंसा रही है। हमें जरूर उन गड्ढों में जाकर चेक करना चाहिए, शायद वहां से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल जाए। डैनियल भी जंगल से बाहर जाना चाहता था। वो मीना की बात मान लेता है और अब मीना अपने आप को रस्सी से बांधकर उस गड्ढे के अंदर उतरती है। रस्सी का दूसरा सिरा डैनियल ने पकड़ा हुआ था ताकि खतरा होने पर वो जल्दी से मीना को ऊपर खींच ली। मीना जब गड्ढे के अंदर पहुंचती है तो देखती है कि बहुत सारे इंसानों का सामान वहाँ मौजूद है। मीना इन सामान को उठाकर देखती है, जरूर वो जंगल में फंसे हुए इंसानों का ही सामान होगा। मीना को वहाँ पर एक कैमरा दिखाई देता है जिसे वो अपने पास रख लेती है। तभी उसे गड्ढे के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती हैं और जैसे ही वो उंगलियां
के ऊपर सनलाइट पड़ती है, वो जलने लगती है। मीना सामान को लेकर के चैम्बर में आ जाती है, जहाँ मैडेलाइन उससे पूछती है कि ये सामान तुमने कहाँ से मिला। मैडेलाइन कहती है इस जंगल में रहते हुए बहुत अरसा गुजर चुका है और वो जानती है कि ये जंगल में ऐसा कोई सामान नहीं है, ये सामान तुम गड्ढे से मिला होगा। अब इन लोगों को गड्ढे में से कैमरा भी मिला था, इस कैमरे को वो सीसीटीवी कैमरा बनाकर डैनियल और मीना इसे चेंबर के बाहर लगाते हैं ताकि वे लोग वॉचर्स को देख पाए। मैडेलाइन उनको बहुत समझाती है ऐसा मत करो, ये गलत है, पर ये लोग उसकी कोई बात नहीं सुनते। फिर सब वॉचर्स के इंतजार में बैठ जाते हैं। आज वो लोग वॉचर्स को देख पाएंगे। अभी तक वो वॉचर्स नहीं आए थे, लेकिन आज उनके साथ कुछ शॉकिंग होता है। आज कोई उनके चेंबर का दरवाजा खटखटाता है। ये लोग कैमरे से देखते हैं तो वहाँ इंसान की टांगे दिखाई देती है। बाहर जो कोई भी था वो क्यारा का हस्बैंड की आवाज में बात कर रहा था। क्यारा को लगा कि जरूर उसका हस्बैंड यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ आया है। वो जल्दी से उठ जाती है दरवाजा खोलने के लिए, लेकिन मैडेलाइन उसे रोक देती है और कहती है तुम दरवाजा नहीं खोल सकती, बाहर जो कोई भी है वो तुम्हारा हस्बैंड नहीं है। तब मैडेलाइन कहती है तुम इसका इम्तिहान ले लो और इससे कोई ऐसी बात पूछो जिसके बारे में सिर्फ तुम और तुम्हारा हस्बैंड जानता हो। तो क्यारा उसी खड़े हुए इंसान से एक किताब के बारे में सवाल करती है जिसके बारे में उसे पता होना चाहिए था, लेकिन जब बाहर खड़ा हुआ इंसान कोई जवाब नहीं देता तो वो समझ जाती है कि ये उसका हस्बैंड नहीं है। तो वॉचर्स बहुत नाराज हो जाते हैं और इनका लगाया हुआ कैमरा भी तोड़ देते हैं। वॉचर्स बहुत गुस्से में होते हैं और गुस्से में वो शीशा तोड़ने लगते हैं, लेकिन मिरर टूटने से पहले वो सब शीशे के सामने खड़े हो जाते हैं। उनके ऐसा करने पे वॉचर्स ने शीशा तोड़ना बंद कर दिया था। ये डैनियल और मीना ने डिसाइड किया था कि वो मैडेलाइन को सब कुछ सच बता देंगे कि वो गड्ढे में गए थे, और इस बात से मैडेलाइन बहुत गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने रूल्स तोड़ दिए। उस गड्ढे से लाया हुआ सारा सामान उठाकर वापस उसी में फेंक देती है और अब ना चाहते हुए भी मीना को भी यहीं रुकना पड़ रहा था। वक्त गुजरता गया, मौसम भी बदल गया, सर्दी आ गई, लेकिन अभी तक वे लोग यहीं फंसे थे। मीना हर रोज यहाँ से बाहर निकलने वाले रास्ते की तलाश में जाती थी, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं मिलता था। उसने एक नक्शा भी बनाया, उसे यकीन था कि कभी तो वो नक्शा पूरा करेगी। सर्दियों की वजह से उन्हें खाना भी ठीक से नहीं मिल रहा था। एक दिन मैडेलाइन और डैनियल का झगड़ा हो जाता है। डैनियल मीना और मैडेलाइन को बाहर ही छोड़ के चैम्बर का दरवाजा लॉक कर देता है। अंधेरा भी होने वाला था। मैडेलाइन और मीना बहुत दरवाजा खटखटाती हैं, लेकिन डैनियल उनकी कोई नहीं सुनता और वो दरवाजा नहीं खोलता। फिर अंधेरा हो जाता है और मजबूरन मैडेलाइन को अपनी जान बचाने के लिए झाड़ियों में छिपना पड़ता है। तभी वॉचर्स के आने की आहट भी सुनाई देती है। अब हम देखते हैं वॉचर्स कैसे दिखते हैं। अब मूवी में देखने को मिलता है कि वॉचर्स कैसे दिखते थे। वो क्रीचर्स लंबे लंबे, पतले पतले और खतरनाक थे। अपने गड्ढों से निकलकर वे सब इंसानों को देखने के लिए चेम्बर्स की तरफ जाते हैं। जब ये लोग देखते हैं कि मीना और मैडेलाइन वहाँ पर नहीं है, तो वो उनको खाने के लिए ये क्रीचर्स जंगल में उन्हें ढूंढने लग जाते हैं। इनके जाते ही मीना और मैडेलाइन को मौका मिल जाता है और वो दोबारा अपने चेम्बर्स में जाने के लिए जोर जोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं, और इस बार डैनियल दरवाज़ा खोल देता है। वो दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं। इन सब के बीच में मैडेलाइन अपनी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि मैंने तुम लोगों से झूठ बोला था, मैं यहाँ पर फंस गई हूँ। असल में मैं इन्हीं क्रिएचर्स की तलाश में यहाँ आई थी, क्योंकि मैंने किताबों में पढ़ रखा था कि ये सारे क्रिएचर्स फेरीज हैं, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि ये फेरीज नहीं बल्कि मॉन्स्टर है और शेप लिफ्टर्स हैं। ये क्रिएचर्स किसी का भी भेस बदल सकते हैं जिसको उन्होंने देखा हो। मैंने जिसको देखा था वो बिल्कुल मेरे जैसी थी। उसने अपना रूप मेरे जैसा बना के रखा था। मैंने उनकी इन हरकतों से अंदाजा लगाया कि वो हम जैसा बनने के लिए हर रोज हमसे कुछ सीखते हैं, इसलिए ये हर रोज आकर हमें वॉच करते हैं और हम जो जो काम करते हैं वैसे ही काम ये लोग करने लग जाते हैं। अभी ये लोग बातें कर ही रहे थे कि दरवाजे पर दोबारा से जोर जोर से दस्तक होती है। एक क्रीचर अब इन्हीं की तरफ बोल रही थी और वो अंदर आना चाहती थी। सब बहुत डर जाते हैं और वो लोग दरवाजा नहीं खोल सकते थे। अचानक उनकी नजर फर्श पर पड़ती है। यहाँ फर्श थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फ्लोर पे एक दरवाजा बना होता है। वो लोग खोलकर उस सीक्रेट रूम के अंदर चले जाते हैं और फिर दरवाजा बंद कर लेते हैं, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटीज मौजूद है। काफी दिन का खाना है,
काफ़ी दिन का खाना स्टोर है, बहुत सारे टीवी टेक्नोलॉजीज और बहुत सारा ज़रूरत का सामान रखा है। मीना जानना चाहती थी आखिर ये जगह किसने बनाई है, इसलिए वो एक कंप्यूटर को ऑन कर लेती है। कंप्यूटर में इंटरनेट तो नहीं था, लेकिन बहुत सारा डेटा सेव था। उन्हें पता चलता है कि ये सारी जगह डॉक्टर मार्टिन ने बनाई है। प्रोफेसर को इन क्रीचर्स के बारे में पता था, इसलिए वो इन पर रिसर्च करना चाहता था। उसने ये सीक्रेट रूम बनाया था और इस सीक्रेट रूम में रहता था। पैसों की लालच देकर वो दूसरे इंसानों को यहाँ पर लेकर आता था। रात के वक्त उनको ऊपर के रूम में छोड़कर वो इस सीक्रेट रूम में आके छुप जाता था और वो मॉन्स्टर इंसानों को अपना शिकार बनाते थे। और अपनी सारी रिसर्च के दौरान डॉक्टर बताते हैं कि ये कोई मॉन्स्टर नहीं, बल्कि ये असल में फेरीज थी जो पहले ही इंसानों के साथ रहती थी, लेकिन फिर इंसानों ने इन्हें धोखा दिया। इन क्रीचर्स को यहाँ जंगल में छोड़कर चले गए और काफी सालों तक जंगल में रहने की वजह से इनके पर और जादू चले गए और अब ये इंसानों से अपना बदला लेना चाहते हैं। फिर प्रोफेसर बताते हैं कि सारे रिसर्च के दौरान उन्हें एक फेरी सबसे अलग मिली जो रोशनी में भी गड्ढों से बाहर आ सकती थी। वो एक अच्छी थी, उसने डॉक्टर मार्टिन को मारा नहीं, डॉक्टर मार्टिन उसे यहाँ से ले आया। फेरी मार्टिन के साथ ही रह रही थी और बहुत कुछ सीख गई थी, लेकिन थोड़े दिन के बाद इन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है और कंप्यूटर में बहुत सारी वीडियोस थी और हर वीडियो में कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन थी। मीना बस ये जानना चाहती थी कि आखिर में क्या हुआ, तो वो आखिरी वीडियो प्ले करती है जिसमें वो देखती है प्रोफेसर खुद को और उस फेरी को मारने वाले हैं और मरने से पहले वो इस जंगल में फंसे हुए लोगों वो यहाँ से निकलने का रास्ता बताते हैं। वो कहते हैं शाम में जिस दिशा में परिंदे भागते हैं उसी डायरेक्शन में भागने से वो इस जंगल से निकल सकते हैं। प्रोफेसर ने रिक्वेस्ट किया कि अगर कोई इस जंगल में निकलने से कामयाब हो गया तो यूनिवर्सिटी जाकर मेरी सारी रिसर्च डिस्ट्रॉय कर देना, क्योंकि कुछ राज को राज ही रहना अच्छा होता है। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की। और वो लोग बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें जंगल से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। सभी लोग सीक्रेट रूम से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि चेम्बर पूरी तरीके से तबाह हो गया है और वो लोग जंगल में निकल जाते हैं। प्रोफेसर ने कहा था कि जिस ओर शाम को पक्षियां उड़े उसी दिशा में अगर तुम भी चलोगे तो बाहर निकल सकते हो, पर शाम को तो वॉचर्स निकल आते हैं, इसलिए वो शाम तक का इंतजार नहीं कर सकते। मीना ने अपने पास मौजूद तोते को आज़ाद कर देती है और जिस डायरेक्शन में वो उड़ रहा था ये लोग भी उसी डायरेक्शन में चलने लगते हैं। और चलते चलते रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़ा सा पत्थर दिखता है जिसमें फेरीज की तस्वीर बनी होती है। उसे देखकर मैडेलाइन बताती है एक वक्त था जब ये इंसान लोगों के साथ रहते थे, लेकिन इंसानों ने इनके साथ बहुत बुरा किया, इनको यहाँ जंगलों में छोड़ के चले गए। इन फेरीज ने अपने पर और जादू खो दिए, इसलिए अब वो इस जंगल से बाहर कभी नहीं निकल सकती। चलते हुए ये लोग नदी के पास पहुंच जाते हैं। फाइनली इस नदी के जरिए ये लोग जंगल से बाहर निकल सकते थे और शाम भी हो चुकी थी। वॉचर्स अब जमीन के बाहर निकलने लगते हैं और ये लोग डॉक्टर की बोट में बैठ जाते हैं। डैनियल को तभी अपना एक घायल फ्रेंड जॉन मिल जाता है। वो उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है। बाकी सब अपनी बोट में बैठे हुए थे। इससे पहले डैनियल बोट में आता वे लोग देखते हैं कि डैनियल जिसकी मदद कर रहा था वो कोई इंसान नहीं बल्कि इंसान के रूप में एक फेरी थी। ये सब लोग डैनियल के लिए कुछ नहीं कर पाते। वो क्रीचर नाखून से डैनियल के माथे पर एक निशान बना देती है और निशान बनाते हुए उसे जान से मार डालती है। तब मैडेलिन बताती है ये लोग नदी पार नहीं कर सकते और फाइनली ये लोग नदी पार करके शहर तक पहुंच जाते हैं। मूवी में आगे दिखाया जाता है कि मीना डॉक्टर मार्टिन के कहे के मुताबिक यूनिवर्सिटी में उसका सारा डेटा खत्म करने के लिए आई थी। इससे पहले कि उनका रिसर्च डेटा डिलीट करती, मीना को एक नई बात पता चलती है। जब 100 साल पहले इंसान और फेरीज एक साथ रहते थे तब इनकी शादी भी हो जाया करती थी। ऐसे इंसानों और फेरीज से जो बच्चे पैदा होते थे उन्हें हाइब्रिड कहा जाता था। उसे यह भी बात पता चलती है कि मैडेलाइन जो उसे वहाँ जंगल में मिली थी वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। वो कंफ्यूज हो जाती है। मैडेलाइन उसे ये बातें क्यों नहीं बताई, इस बारे में कंफ्यूजन शेयर करने के लिए वो क्यारा के पास आती है। उसे बताती है कि जिस मैडेलाइन से हम जंगल में मिले असल में प्रोफेसर मार्टिन की वाइफ थी, लेकिन उसने हमें ये सच्चाई इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो पूरे इंसान नहीं थी बल्कि एक फेरी थी जिसने प्रोफेसर की वाइफ का भेष बदला हुआ था। ये सुनकर क्यारा हैरान हो जाती है। असल में काफी सालों पहले प्रोफेसर की वाइफ मैडेलिन को कैंसर हो गया था जिसकी वजह से वो मर गई थी और प्रोफेसर
अपनी वाइफ को बहुत प्यार करते थे और उसके साथ ही रहना चाहते थे। फिर प्रोफेसर को जब पता चला इन फेरीज के बारे में जो भेष बदल लेती हैं, तब उसने एक फेरी को अपनी वाइफ का फोटो दिखाते हुए उसे मेडलिन जैसा बना दिया। अभी ये सारी बातें मीना बता ही रही थी कि एकदम से उसे पता चलता है कि ये सारी बातें क्यारा को नहीं बल्कि वो मेडलिन को बता रही है, क्योंकि क्यारा तो अभी कहीं से क्यारा आती है, मेडलाइन उस पर हमला कर देती है और उसको बेहोश कर देती है। फिर वो मीना पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ती है ताकि उसका राज राज ही रहे। इससे पहले कि वो मीना को मार डालती, वो उसको कहती है कि मैं एक इकलौती थी जो जंगल में सबसे अलग थी। वहाँ सारी फेरीज मेरा मजाक उड़ाती थी क्योंकि मैं दिन के समय भी गड्ढे से बाहर निकल सकती थी। इसी वजह से उन लोगों ने मुझे वहां से बाहर निकाल दिया। तब मीना कहती है कि तुम अलग नहीं थी, तुम तो बहुत खास थी। असल में तुम हाइब्रिड हो, आधे इंसान और आधी फेरी। इसी वजह से तुम एक बहुत ही खास फेरी हो और इसलिए तुम फेरीज और इंसानों दोनों के साथ रह सकती हो। इसी वजह से तुम जंगल के बाहर भी निकल आई। मीना का सारा सच बताते ही एकदम से मेडलाइन के पास उसके पर और जादू वापस लौट आते हैं, जिसके बाद वो मीना को छोड़ के वहां से चली जाती है। अब कहानी कुछ दिन बाद की दिखाई जाती है, जहाँ मीना अपनी बहन के पास गई थी। अब वो अपनी बहन के साथ ही रहना चाहती थी। उसने अपनी बहन को बताया कि मुझे लगता है कि अभी भी वो मेरा पीछा करती है। मीना की बहन उससे कहती है कि तुम डरो नहीं, कुछ नहीं होगा। और कहानी के आखिरी सीन में एक बच्चे को दिखाया जाता है। इस वक्त वो मीना के घर के नीचे खड़ी थी। वो बच्ची कोई और नहीं बल्कि मेडलाइन थी, जो अब एक बच्चे के रूप में रह रही थी। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।